बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ही क्लास में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स जो एक ही टीचर से पढ़ रहे होते हैं और एक ही जैसे नोट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर जब बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है तो उनमें से किसी के डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं, किसी के एवरेज मार्क्स आते हैं और किसी के तो बिलो एवरेज मार्क्स आते हैं। ऐसा होता क्यों है? आमतौर पर स्टूडेंट सारा ब्लेम एसेसर पर यानी कि कॉपी चेक करने वाले पर डाल देते हैं, मगर 80% कसूरवार खुद स्टूडेंट होते हैं। असल में स्टूडेंट से जो क्वेश्चन पूछा गया होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे होते और एसेसर के सामने जब आपका आंसर आता है तो उसके पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स होते हैं कि आप कितने नंबरों के हकदार हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपको पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर आता हो, बल्कि आपकी प्रेजेंटेशन भी इतनी कमाल की होनी चाहिए कि एसेसर को फुल मार्क्स देने में जरा सी भी हेजिटेशन ना हो। लास्ट वीक मॉज एकेडमी में केमिस्ट्री का मिड ईयर यानी हाफ कोर्स एग्जाम लिया गया था। इस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स और इवन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में बताई जा रही है, जिसमें कई स्टूडेंट्स की स्कैन्ड आंसर स्क्रिप्ट्स भी दिखाई जाएंगी, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि मिस्टेक्स कहां होती हैं, मार्क्स क्यों कटते हैं, और आपको वो टिप्स और वो आइडियाज बताएंगे जिसकी बुनियाद पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको देखने और सुनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि एग्जाम्स कैसे करना चाहिए और वो मिस्टेक्स बिल्कुल क्लियर ओपन हो जाएंगी जिनकी वजह से नंबर नहीं आते। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एग्जामिनेशन पेपर हमारे सामने मौजूद है और उसका सेक्शन ए आप देख रहे हैं। सेक्शन ए का एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि 4 ऑप्शंस में से लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे जा रहे हैं। रिमेंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का मतलब ये होता है कि हम नंबर ऑफ मोल मालूम करें। नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। चारों ऑप्शन में गिवन मास दिए हुए हैं और इनके मोलर मास से हम डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। मसलन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 3.6 ग्राम मास को हमने जब 18 से डिवाइड किया, जो कि इसका मोलर मास है, तो 0.2 मोल आ गए। सेकंड ऑप्शन में देखिए 4.8 ग्राम CH4 का मास था, हमने 16 से डिवाइड कर दिया तो ये 0.3 मोल आ गए। थर्ड ऑप्शन में देखिए CO2 का मास 4.4 ग्राम दिया हुआ है, हमने फौरन 44 से इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ये 0.1 मोल निकल आए। लास्ट ऑप्शन में देखिए 6.4 सल्फर डाइऑक्साइड के गिवन मास को 64 यानी उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो ये 0.1 मोल आ गए। अब आप चारों ऑप्शन को देखिएगा, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स CH4 के आ रहे हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो चलें नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। यहां कहा जा रहा है कि CO2 का वॉल्यूम STP पे 11200 सेंटीमीटर क्यूब है और पूछ रहे हैं कि CO2 का मास कितना होगा। रिमेंबर, मोल मालूम करने का एक फार्मूला तो ये है जो पिछले एमसीक्यू में आपने देखा कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें, मगर मोल मालूम करने का एक फार्मूला और भी है और वो ये कि वॉल्यूम एट STP जो किसी गैस का दिया हुआ हो उसे 22.4 से डिवाइड कर दें, और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो तो 22400 से डिवाइड कर दें। इस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। आइए अब हम देखते हैं इस एमसीक्यू में, क्योंकि CO2 का वॉल्यूम 11200 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम इस 11200 सेंटीमीटर क्यूब को 22400 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5। अब जरा सोचिए कि मास निकालने के लिए मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होता है। मोल आप निकाल चुके हैं 0.5 और मोलर मास CO2 का 44 होता है, तो हमने क्या किया, 0.5 को 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह मास आ गया 22 ग्राम, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? 22 ग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इस एमसीक्यू में बॉयल्स लॉ के मुतालिक रिलेशनशिप पूछी जा रही है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये है कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर हम यहाँ से अल्फा हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और बन जाएगा V = K/P या फिर PV = K। और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट हो तो
P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब आप ऑप्शंस में देखिएगा कि ये जो मैंने डेरिवेशन लिखी है इसमें से 3 इस ऑप्शन के अंदर मौजूद हैं, यानी बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम, यानी इन चारों रिलेशनशिप में से जो रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं कर रही वो ए है। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी वॉल्यूम प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस कौन सी है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, ऑप्शन बी तो जनरल गैस इक्वेशन है, ऑप्शन सी बॉयल्स लॉ को जाहिर कर रहा है, ऑप्शन डी कंबाइंड गैस लॉ की रिप्रेजेंटेशन है। तो डेफिनेटली काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस ऑप्शन ए होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रियल गैस आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन कब करती है। तो यहाँ आपको एक बात बताई जाएगी कि रियल गैस का आइडियल गैस से डेविएशन 2 कंडीशंस पर होता है, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। आप देखिएगा कि ऑप्शन सी और डी में जो टेम्परेचर दिए हुए हैं वो तो 100 डिग्री 20 डिग्री हाई टेम्परेचर है, और ऑप्शन ए और बी में -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि लो टेम्परेचर है। यानी कि ऑप्शन सी और डी तो हम डिलीट कर देते हैं और ऑप्शन ए और बी में से हम सजेस्ट करते हैं। अब आगे देखिए, हाई प्रेशर। ऑप्शन ए में 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है और ऑप्शन बी में 1 एटमॉस्फेयर। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन ऑप्शन ए पर फिट आ रही है। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका बेस्ट ऑप्शन है। इस बात को हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं जो आपने थ्योरी में स्टडी भी किया हुआ है। इस ग्राफ में रियल गैसों का डेविएशन आइडियल गैस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिखाया जा रहा है। ये लाइन आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रियल गैसें आइडियल गैस से डेविएट करती हुई नजर आती हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रियल गैसेस आइडियल गैस के नियरर हैं, यानी लो टेम्परेचर पे ये डेविएशन हमें ज्यादा नजर आता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर को देखें, लेफ्ट से राइट इस ग्राफ में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे लेफ्ट से राइट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है डेविएशन रियल गैस का आइडियल गैस से बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम बातों से ये बात क्लियर हो रही है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इफ्यूजन CH4 की स्मॉलर है किससे। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए। रिमेंबर, ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी जितना ज्यादा मोलर मास होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन उस गैस की उतनी ही कम होगी। अब हम इन यहाँ चारों गैसों के मोलर मास को देख लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि CH4 का मोलर मास कितना होता है? CH4 का मोलर मास 16 होता है, जबकि हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है और CO2 का मोलर मास 44 होता है, O2 का मोलर मास 32 होता है, C2H6 का मोलर मास 30 होता है। अब आप यहाँ जरा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा है मोलर मास CH4 का और बाकी तमाम गैसों से कम है, यानी इन तमाम गैसों के मोलर मास इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहे हैं। तो CH4 का मोलर मास H2 से ज्यादा है और बाकी तमाम गैसों से कम है। तो फिर हम ये कहेंगे कि CH4 की रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 से कम है मगर बाकी तमाम गैसों से ज्यादा है। ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम आपको यहाँ ये बताएं कि बर्निंग ऑफ कोल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, जबकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और CH4 की कंबस्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के दौरान सन रेज के फोटोन नेसेसरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है और बाकी तीनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। MCQ नंबर 8 और इसमें कहा जा रहा है कि वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू, और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिफोर दिस के हम इसके ऑप्शन की तरफ जाएं, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद हो, मसलन वाटर मौजूद हो, तो उन लिक्विड के मॉलिक्यूलों में 2 किस्म की फोर्सेस अमल करती हैं। एक मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसे कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं, और दूसरी फोर्स वो होती हैं जो मॉलिक्यूल और वॉल के दरमियान हो रही होती हैं। तो लिक्विड
लिक्विड के मॉलिक्यूल और वॉल के दरमियान जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं उन्हें हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस, और कैपिलरी राइज एक्शन इसी एडहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। मसलन आप यहाँ देखिएगा कि एक स्मॉल बोर की कैपिलरी ट्यूब में एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये कैपिलरी राइज एक्शन हो रहा है। अब अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हैं और इलॉजिकल हैं। अलबत्ता ऑप्शन ए और बी में से हमें सिलेक्शन करना है, तो कोहेसिव फोर्स तो हो ही नहीं सकता, अलबत्ता एडहेसिव फोर्स इसका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9 देख। इस एमसीक्यू में ये पूछा जा रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है। पहले तो हमें आपको ये बताएं कि 3 किस्म की मेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। जरा इस टेबल को देखिए, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दिखाई जा रही है 200 से 700। ये तो एक मेन बॉन्ड है, इसकी तो बात ही ना करें। और रेड कलर से जो मैंने 3 बॉन्ड की टाइप्स दिखाई हैं ये सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इनमें अगर आप देखें तो वीकेस्ट लंदन फोर्स है और उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम है, और स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस एमसीक्यू का? हाइड्रोजन बॉन्ड। एमसीक्यू 10 को देखते हैं। कहा जा रहा है सब्लिमेशन इज अ चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम। तो मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं, मगर उसके लिए उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। सॉलिड लिक्विड बन सकता है, गैस लिक्विड बन सकती है, सॉलिड गैस बन सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस है, तो जवाब क्या है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सॉलिड टू लिक्विड नो, लिक्विड टू गैस नो, गैस टू लिक्विड नो, सॉलिड टू गैस, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इस एमसीक्यू में सॉलिड के मुतालिक पूछा जा रहा है कि इसकी जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो हम आपको ये बात बता दें कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और रिजिडिटी भी होती है, मगर फ्लूइडिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। सॉलिड को नहीं बहाया जा सकता। तो इनमें से कौन से ऑप्शन पे टिक लगाना होगा? डी, बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सुनिए, तमाम क्रिस्टल लैटिस छोटे छोटे बेसिक यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिट सेल कहते हैं। हर यूनिट सेल की 3 साइड्स होती हैं और ये यूनिट सेल आपस में जुड़कर क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें से बिल्कुल क्लियर ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 13 देखते हैं। इस एमसीक्यू में एक सॉलिड क्रिस्टल के डायमेंशंस दिए हुए हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गैमा। आपको बताएं कि हर सॉलिड के क्रिस्टल यूनिट के 3 फेसेस होते हैं जिन्हें ए बी सी कहते हैं, और 3 एंगल्स होते हैं जिन्हें अल्फा बीटा गैमा कहते हैं। ये 3 फेस और 3 एंगल आपस में एक पर्टिकुलर रिलेशन के जरिए जुड़कर सॉलिड का एक शेप बनाते हैं। 7 सॉलिड के शेप्स होते हैं जिन्हें क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। उनमें से एक होता है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल वगैरह। तो ट्राइक्लिनिक सॉलिड की वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसमें ए बी सी तीनों साइडें बराबर नहीं होती और अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते और आपस में भी अनइक्वल होते हैं। ये शेप ट्राइक्लिनिक कहलाता है। वैसे ये एमसीक्यू पास पेपरों में कई दफा पूछा गया है, तो इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए जिसमें क्रिस्टल सिस्टम के एंगल्स और फेसेस दिखाए गए हैं। मगर ये टेबल क्योंकि याद करना मुश्किल होता है तो हम इस एमसीक्यू को डिफिकल्ट एमसीक्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको एक बात ये बताएं कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड हाईएस्ट टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं, जबकि एवरेज टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का एवरेज होता है। अलबत्ता ट्रांजिशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिसमें 2 एलोट्रोपिक फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। मसलन सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर की यूनिट्स कौन सी होती हैं? तो क्या करेक्ट आंसर होगा? सी। अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं और इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क की इक्वेशन पूछी जा रही है। देखिए जी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की मशहूर इक्वेशन है W = P डेल्टा
वी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 17, द इनहिबिटर यूज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। देखें, इनहिबिटर नेगेटिव कैटलिस्ट को कहते हैं। ये वो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देते हैं और उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। आपको ये टेबल याद होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ कैटलिस्ट की एक्टिविटीज को दिखाया गया है। मसलन हैबर प्रोसेस में आयरन इस्तेमाल होता है और ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 यूज किया जाता है एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पोटाशियम क्लोरेट की डिकम्पोजिशन में MnO2 इस्तेमाल किया जाता है एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, जबकि क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन में 2% इथेनॉल इस्तेमाल किया जाता है और ये नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो फिर जरा देखिएगा ऊपर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी। ये तो था सेक्शन ए जिसमें हमने 17 MCQs के करेक्ट आंसर के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पेश की। अब हम जरा ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने ये 17 MCQs कैसे अटेम्प्ट किए। ये देखिए, इस स्टूडेंट के तमाम 17 MCQs करेक्ट हैं। अगर आप इम्तिहान में गुड स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके 85 में से 80s में मार्क्स आ जाएं, तो ये ज़रूरी है कि आपके MCQs तमाम करेक्ट होने चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट के कम से कम 3 to 4 MCQs गलत होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल ग्रेडिंग में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जरा इस कॉपी को देखिएगा। इस बच्चे ने तमाम के तमाम 17 MCQs सही किए हैं, मगर इसकी गलती ये है कि ये तमाम MCQs सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। इसने 1 MCQ के बाद 5 का जवाब लिखा है, फिर 6 का लिखा है, फिर 3 का लिखा है। ये इनकरेक्ट वे है MCQs को लिखने का। अगर आपने इस तरह से MCQs लिखे तो एग्जामिनर को चेक करने में प्रॉब्लम होगी और आपके नंबर अननेसेसरी जाया हो सकते हैं। इस एक और स्टूडेंट को देखिएगा, इसने MCQs लिखते हुए ओवर राइटिंग की है, तो ये प्रॉपर वे नहीं है और इससे आपके नंबर के कटने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। अब इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने 17 MCQs में सिर्फ ऑप्शन ABCD लिख दिए हैं, जबकि बोर्ड के पेपर में ABC नहीं लिखे होते। तो आपको MCQ में पूरा लिखना है और ये ABC नहीं लिखना है। सेक्शन A कंप्लीट होने के बाद अब हम सेक्शन B की तरफ जाते हैं। सेक्शन B शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेक्शन होता है, 36 मार्क्स का होता है। इसमें 14 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और आपको उनमें से 9 पार्ट क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। एग्जामिनेशन पेपर का सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 4 डेफिनेशन पूछी गई हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वगैरह। तो इनमें से पहली डेफिनेशन का प्रॉपर आंसर देखिए। यहाँ एक डेफिनेशन शॉर्ट लाइन में लिखी हुई है, नीचे एक सपोर्टिंग लाइन दी हुई है। आमतौर पे डेफिनेशन के अंदर सपोर्टिंग लाइन भी एक लिखनी चाहिए कि अगर आपकी डेफिनेशन एग्जामिनर की समझ में नहीं आई है तो सपोर्टिंग लाइन देखकर वो आपको 1 में से 1 मार्क्स पूरा दे सके। तो रिमेंबर, जब भी कभी डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए जो भी आपके दिमाग में चल रही है और उसके नीचे एक सपोर्टिंग लाइन, कुछ भी उस टॉपिक से रिलेटेड 1-2 बातें जरूर लिखा करें। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन लिखी गई है और उसके बाद एक सपोर्टिंग लाइन दे दी गई है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके साथ उसके नीचे एक सपोर्टिंग लाइन लिखी हुई है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखी गई है एंड देन नीचे एक सपोर्टिंग लाइन लिखी गई। ये स्टाइल होना चाहिए आपका डेफिनेशन का। सेंटर में उस डेफिनेशन की हेडिंग लिखें और उसके बाद एक शॉर्ट लाइन में उसको भी अंडरलाइन कीजिएगा पेन से और देन फिर नीचे एक सपोर्टिंग लाइन लिखकर और आप अपने इस डेफिनेशन वाले पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट सेल में भी इसी तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है। और ये देखिए, बायोकेमिकल कैटलिस्ट पहले डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद हमने ये लिख दिया कि लाइपेस, अमाइलेस, प्रोटीएस ये सब बायोकैटलिस्ट हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम आपको चंद स्टूडेंट की कॉपीज दिखाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि ये इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कैसे अटेम्प्ट किया है। इस स्टूडेंट ने डेफिनेशंस के सही जवाब लिखे हैं लेकिन एग्जाम्पल्स हमें नजर नहीं आ रही। इसको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे मगर बेहतर होगा कि एक सपोर्टिंग लाइन जरूर लिखे। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसकी एक बेस्ट प्रेजेंटेशन है। इसने तमाम डेफिनेशन को अच्छा डिफाइन किया है और साथ ही साथ इसने सपोर्टिंग लाइन भी अच्छी लिखी है, तो ये फुल मार्क्स का हकदार होगा। तो देखिए, एक स्टूडेंट की कॉपी आपके सामने मौजूद है। इसने प्लाज्मा की डेफिनेशन तो कुछ बेहतर लिखने की कोशिश की है मगर बाकी जो तीनों डेफिनेशन है उसने बिल्कुल इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत लिखी हैं। तो जब तक आप याद नहीं करेंगे तो ये मत समझिएगा कि आपको एग्जाम में नंबर भी मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टॉपिक आप घर में पढ़ें, याद करें
और उसको कई कई दफा लिखें। लिखने से अच्छा याद हो जाता है। जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी मिलेंगे। अगर आपने लिखा ही गलत है तो आप किस बुनियाद पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। इस एक और स्टूडेंट की मैंने कॉपी दिखाई है, इसने अच्छे आंसर लिखे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन लिखी है, लेकिन इसने सपोर्टिंग लाइन नहीं लिखी। अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। अगर कोई अच्छा सॉफ्ट एग्जामिनर है तो वो आपको 1 में से 1 नंबर दे देगा। अब आप एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिए। इस स्टूडेंट ने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की है, डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, सपोर्टिंग लाइन भी लिखी है, मगर इसने बहुत ही खराब किस्म का पेन इस्तेमाल किया है। इस पेन में इंक कम है और पानी ज्यादा है, लिहाजा कुछ लिखा हुआ पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो एग्जामिनर कैसे नंबर देगा। और वैसे भी बताऊं, आइंदा आने वाले सालों में ई मार्किंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है और उसमें तो आपकी ये कॉपी स्कैन होगी कंप्यूटर पे चली जाएगी, तो वहां तो इस तरह के पेन से लिखने वाला तो कुछ मटेरियल नजर ही नहीं आएगा। तो क्या ख्याल रखना है, विजिबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 मैंने दिखाया है, ये एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है। इसमें 2 रिएक्टेंट फास्फोरस और नाइट्रोजन दिए हुए हैं और दोनों के मास दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि P3N5 का मास क्या होगा। तो सुनिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनके मोल निकाल लेते हैं, उनके मास को उनके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह मोल आ जाते हैं। यहां देखिए, फास्फोरस का मास 62 ग्राम दिया हुआ है, जबकि नाइट्रोजन का मास 70 ग्राम है और इन दोनों के एटॉमिक मास भी दिए हुए हैं। तो मैंने क्या करा है, इनके मास को इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया है और इस तरह इनके दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, मोल कंपैरिजन करते हैं। किसका, फास्फोरस का और P3N5 का, और हेडिंग भी ऐसी बना देते हैं कि मोल कंपैरिजन ऑफ P एंड P3N5। और यहां हम क्या लिखते हैं, P के साथ 6 मोल लिखे हुए हैं, आप इक्वेशन में देखिए, और P3N5 के साथ 2 मोल लिखे हुए हैं। तो हम मोल कंपैरिजन कैसे निकालते हैं, हमने लिखा कि 6 मोल P गिव्स 2 मोल P3N5। तो 1 कितना देगा, तो 2 कितना देगा, ये आ गया 0.66 मोल। यानी P3N5 के हमने मोल निकाल लिए 0.66 मोल। यानी P को रिएक्टेंट लेते हुए नाइट्रोजन के 5 मोल हैं और P3N5 के 2 मोल हैं। हम मोल कंपैरिजन ऑफ N2 एंड P3N5 में क्या लिख रहे हैं, 5 मोल ऑफ N2 गिव्स 2 मोल ऑफ P3N5। तो 1 कितना देगा, 2/5। तो 2.5 कितना देगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2. ये आ जाएंगे 1 मोल। तो क्या देखा आपने, फास्फोरस को जब एज अ रिएक्टेंट लिया तो P3N5 के 0.66 मोल आए, जब नाइट्रोजन को एज अ रिएक्टेंट लिया तो P3N5 के 1 मोल आए। अब तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, फास्फोरस। अब जबकि हमें ये पता चल गया है कि फास्फोरस लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो P3N5 के 0.66 मोल से हम इसका मास निकाल लेंगे। तो आइए अब स्टूडेंट की कॉपी देखते हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसने पहले फास्फोरस और नाइट्रोजन के मोल निकाले, उसके बाद इसने मोल कंपैरिजन करवाया फास्फोरस का P3N5 से, उसके बाद मोल कंपैरिजन करवाया नाइट्रोजन का P3N5 से। इस तरह इसने लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लिया एंड देन आखिर में इसने मास निकाल लिया P3N5 का। बेहतरीन प्रेजेंटेशन है, इसको फुल डिजर्विंग 4 मार्क्स मिलेंगे। एक और कॉपी को देखिएगा, इसने भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। आप लोग ऐसी कोशिश करें, अगर आपकी ऐसी प्रेजेंटेशन है तो आपको इम्तिहान में नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसने पहले फास्फोरस और नाइट्रोजन के मोल निकाले, फिर मोल कंपैरिजन करवाया और उसके बाद इसने P3N5 का मास निकाल लिया। ये भी फुल मार्क्स का हकदार है। तो सेक्शन बी के हम क्वेश्चन 3 की तरफ आ जाते हैं। ये एक स्टीचियोमेट्री का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। कितना मास दिया हुआ है, 162 ग्राम, और इसका मोलर मास भी दिया हुआ है। लिहाजा हम सबसे पहले एल्युमिनियम के मोल निकाल लेंगे और इसके मास को 27 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 6 मोल एल्युमिनियम के आ जाएंगे। फिर उसके बाद अब हम स्टीचियोमेट्रिकल रेशो लगाएंगे और देखिए जरा, स्टीचियोमेट्रिकल रेशो के हवाले से 2 मोल एल्युमिनियम के 3 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं। इक्वेशन में देख सकते हैं आप। तो जब 2 मोल 3 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं तो 1 कितना देगा, 3/2। तो फिर 6 कितना देगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये इस तरह आ गया 9 मोल।
हमने क्या करा, हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लिए। एंड देन अब हम PV इजिकल टू nRT का फार्मूला लगाएंगे, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले में से वॉल्यूम को सेपरेट कर लेंगे। तो V इजिकल टू क्या हो रहा है, nRT अपॉन P। तो यहां देखिएगा n का मतलब है नंबर ऑफ मोल, और कितने मोल अभी हमने निकाले थे, 9, और R का मतलब है गैस कांस्टेंट, जबकि T का मतलब है टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस। 25 में 273 प्लस कर देंगे और केल्विन में टेम्परेचर ले आएंगे जो 298 होगा। और फिर तीसरी चीज है प्रेशर। प्रेशर गिवन है 670 टॉर। 670 टॉर को हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना होता है, लिहाजा हम इसको 760 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह यह आ जाएगा 0.88 एटमॉस्फेयर। ये तमाम वैल्यू जब फार्मूले में लिखेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 249.9 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने इस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया और इसका आंसर निकाले। अब देखते हैं स्टूडेंट ने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। इस स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन देखिए, बहुत अच्छा वर्क किया है इसने। पहले डेटा बनाया हुआ है, उसके बाद इसने सोल्यूशन में पहले एल्युमिनियम के मोल निकाले हैं, उसके बाद फिर उसने कंपैरिजन करवा के हाइड्रोजन के मोल निकाले और फिर हाइड्रोजन के मोल से उसका वॉल्यूम निकाल लिया जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हुए। इसने वो तमाम बातें लिखी हैं जो एग्जामिनर को रिक्वायर्ड थी, तो उसको 4 में से 4 पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसकी भी बेस्ट प्रेजेंटेशन है। इसने भी पहले मोल कंपैरिजन करके हाइड्रोजन के मोल निकाले और फिर हाइड्रोजन के मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके, और इस तरह ये वॉल्यूम निकल आया। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो बड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका आंसर जो एग्जामिनर के पास आंसर लिखा है उससे मैच करना चाहिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन 4 आया। क्वेश्चन 4 भी मैंने यहाँ एक न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है और ये परसेंट यील्ड का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है 4.24 ग्राम, और ये जो 4.24 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दिया हुआ है ये एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल यील्ड है। तो मैग्नीशियम का मास कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम। हम इसे डिवाइड कर देंगे 24 से ताकि मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए। तो सबसे पहले काम क्या हुआ, हमने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकाले जो कि आ गए 0.166। अब हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे मैग्नीशियम और MgO के मोल कंपैरिजन की मदद से। तो क्या नजर आ रहा है इक्वेशन में, मैग्नीशियम के 2 मोल्स हैं और MgO के भी 2 मोल हैं, लिहाजा हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ MgO। तो फिर 1 से कितना हासिल होगा, 2/2। तो 0.166 कितना देगा, 0.166, यानी MgO के हमने मोल निकाल लिए 0.166। अब उसके बाद हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे, यानी इसी 0.166 को मल्टीप्लाई कर देंगे MgO के मोलर मास से। MgO का मोलर मास कितना होता है, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, तो दोनों को प्लस करें तो ये 40 बनता है। तो MgO का मोलर मास कितना है, 40 को जब हमने 1.66 से मल्टीप्लाई किया तो ये थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 6.64 ग्राम। प्रैक्टिकल यील्ड हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी परसेंट यील्ड निकालते हैं। परसेंट यील्ड निकालने का क्या फार्मूला है, प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने यहाँ इंसर्ट कर दी। प्रैक्टिकल यील्ड हमने निकाली है, उसे भी हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज के उन्होंने ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, ये भी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसने पहले मैग्नीशियम के मोल निकाले और उसके बाद उसने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है मैग्नीशियम ऑक्साइड को स्टीचियोमेट्रिकल रेशियो लगाते हुए, एंड देन फाइनली इसने परसेंट यील्ड निकाल ली है और इसका आंसर ट्रू आंसर से मैच भी कर रहा है, इसलिए 4 मार्क्स डिजर्व करता है। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने भी अच्छा वर्क किया है। थोड़ी सी कटिंग हो गई है, कोशिश करें कटिंग ना हो। इसकी पेन की इंक भी अच्छी है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, इसका आंसर भी एग्जामिनर के आंसर से मैच कर रहा है, लिहाजा ये 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी दिखा रहे हैं, इसने भी अच्छा वर्क किया है और इसने पहले मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल निकाले, उसके बाद उसने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली है एंड देन परसेंट यील्ड का फार्मूला लगा के फाइनली परसेंट यील्ड निकाली। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। ये इस एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाई है। पहले डेटा में उसने मास वगैरह लिख दिया, उसके बाद सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले उसने मोल निकाले मैग्नीशियम के, जैसे हमने बताए थे। फिर उसने दूसरी हेडिंग बनाई थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ MgO और फिर तीसरी हेडिंग उसने परसेंट यील्ड की और फिर उसने थ्योरेटिकल यील्ड निकाल ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मौजूद है और इसमें इफ्यूजन
और डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछी जा रही है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को इसकी स्टेटमेंट पूछी जा रही है। आइए जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये पहले हमने प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिख दी, एक एग्जांपल भी लिख दी ताकि एक में से एक नंबर पूरा मिल जाए। फिर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हेडिंग बनाई, डेफिनेशन लिख दी और एक इसकी एग्जांपल लिख दी। इससे क्या होगा, एग्जामिनर 1 में से 1 मार्क्स पूरा दे देगा। फिर हमने ग्राम्स लॉ की हेडिंग बनाई, उसकी फुल डेफिनेशन लिखी और इसकी छोटी सी रिलेशनशिप पेश कर दी। बस दिस इज इनफ, इसमें से आपको 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे किया है। एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने अच्छी प्रेजेंटेशन की है, इसने करेक्ट आंसर भी लिखा है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन की डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अगर इसके साथ वो एक एग्जांपल लिख देता तो सपोर्टिंग लाइन हो जाती। यहाँ इसने ग्राम्स लॉ और डिफ्यूजन की भी स्टेटमेंट सही लिखी है और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी लिख दी है, तो ये फुल मार्क्स 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसने पहले इफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी और उसकी एग्जाम्पल, फिर डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखी और उसकी एग्जाम्पल भी लिख दी है, एंड देन ग्राम्स लॉ को स्टेट भी कर दिया है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी लिख दी है, तो ये 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। देखिए इस स्टूडेंट ने फ्यूजन की डेफिनेशन बिल्कुल गलत लिखी है और डिफ्यूजन की बिल्कुल गलत लिखी है, ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट भी नहीं पता, यानी कि बिल्कुल गलतियां की हुई हैं इसने। और ऐसा लग रहा है कि इसने प्रिपरेशन नहीं की है और बगैर प्रिपरेशन के आके बैठा है। इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ये हेडिंगें बना रहा है, लेकिन इसने याद नहीं किया। रिमेंबर, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपको याद लाजमी करना चाहिए। एक और स्टूडेंट को देखिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है और इसने डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन एग्जाम्पल लिख देता एक एक, यानी एक एक सपोर्टिंग लाइन लिख देता तो और इफेक्टिव हो जाता इसका ये नोट्स। बहरहाल हमने तो इसको पूरे पूरे नंबर दे दिए, लेकिन एग्जाम्स में जाने से पहले इस स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ी सी एक आध लाइन सपोर्टिंग लाइन जरूर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के मुतालिक पूछा जा रहा है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर इफेक्ट करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं, मगर मैंने बुक में उसमें से सिर्फ 2 फैक्टर का जिक्र किया है। अब इस सवाल के हमें 3 पार्ट नजर आ रहे हैं। एक पार्ट ये कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन लिख दी जाए और बाकी 2 पार्ट ये कि इसके 2 फैक्टर लिख दिए जाएं। मगर नंबर है 4, तो आपको लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन को जरा डिटेल में बताना होगा, एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा और इस तरह आप 4 में से 4 मार्क्स ले सकेंगे। अब देखिए हमने क्या लिखा है। पहले लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन लिखी, डायग्राम भी बना दी और नीचे 1-2 एग्जांपल लिख दी, तो ये 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इसमें। उसके बाद ये जो 2 फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, ये दोनों की हेडिंगें बनाएंगे। प्रेजेंटेशन देख लें बच्चों, इसी तरह से आपको नंबर मिल सकेंगे। और आपने इनके मुतालिक थोड़ी थोड़ी 2 लाइनें लिख दी तो आपको ये 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आइए अब इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि स्टूडेंट ने कैसे लिखा है। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसका काम तो बड़ा नीट एंड क्लीन लगता है, मगर इसमें जो मिस्टेक नजर आती है वो ये कि इसने ये क्वेश्चन नंबर 6 लंदन डिस्पर्शन फोर्स बिल्कुल पेज के बॉटम से किया है। इस तरह करने से अक्सर क्वेश्चन असेस होने से रह जाता है। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि नया क्वेश्चन हमेशा पेज के टॉप से करें और बॉटम तक उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस स्टूडेंट ने अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाई है, पहले लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की डेफिनेशन लिखी है, अगर यहाँ ये डायग्राम बना देता तो अच्छा होता। और उसके बाद इसने दोनों फैक्टर बिल्कुल सही सही लिखे हैं, हमने इसको फुल 4 मार्क्स दे दिए। थोड़ी सी और बेहतर ये अपनी प्रेजेंटेशन को कर सकता है। इस एक और स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन को देखिएगा, इसने लंदन डिस्पर्शन फोर्स की पहले डेफिनेशन लिखी है, फिर सपोर्टिंग लाइन लिखी है हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर, और राइट हैंड साइड पर उसने फैक्टर्स लिखे हैं जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर इफेक्ट करते हैं, और दोनों फैक्टर्स बहुत अच्छे लिखे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स भी इसने लिख दी है। कहीं से भी 1 मार्क्स के भी कम करने की गुंजाइश यहाँ मौजूद नहीं है और ये फुल 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने लंदन डिस्पर्शन फोर्स की डेफिनेशन सही लिख दी है। अगर ये डायग्राम भी बना देता और एक एग्जाम्पल भी लिख देता तो अच्छा इंप्रेसिव हो सकता था। फिर इसने एक जो दूसरी बड़ी गलती की है वो फैक्टर्स की है। फैक्टर्स को उसने एक्सप्लेन तो कर दिया है मगर उनकी हेडिंग नहीं बनाई कि साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें नंबर काटती हैं। यहाँ हमने इसको 4 में से 4 मार्क्स दे दिए हैं, मगर एग्जाम में इसके 1 या 2 नंबर जरूर कट जाएंगे, तो बी केयरफुल
ऑल ऑफ दिस। इस एक स्टूडेंट ने लंडन डिस्पर्शन फोर्स की पहले डेफिनेशन लिखी, बिल्कुल सही लिखी, उसके बाद दो फैक्टर्स भी अच्छा लिख दिए हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि दो फैक्टर में से तो मैं 2 नंबर पूरे दूंगा इसको। अब डेफिनेशन में 2 नंबर के लिए खाली डेफिनेशन नहीं चलेगी, एक डायग्राम बना देता या एक आध एग्जाम्पल तो पूरे मिल जाते, मगर मैंने इसको पूरे मार्क्स दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और ये ग्राहम्स लॉ का न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम डेटा बनाएंगे। इस न्यूमेरिकल में टाइम दिया हुआ है 290 सेकेंड, तो मैंने लिख दिया THE 290 सेकेंड, क्योंकि ये हीलियम का टाइम है। और एक अननोन गैस है X, उसका टाइम दिया हुआ है 1085 सेकेंड, उसको भी हमने डेटा में इंटर कर दिया। एक हीलियम गैस का जिक्र हो रहा है और दूसरी अननोन गैस का, लिहाजा हमने लिख दिया M हीलियम 4, क्योंकि हीलियम का मोलर मास 4 होता है, और MX क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अननोन गैस का मोलर मास निकालना है। एक और बात इस न्यूमेरिकल में देखिएगा आप लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी हीलियम गैस का भी वही वॉल्यूम और अननोन गैस का भी वही वॉल्यूम डिफ्यूजन में कंज्यूम हो रहा है, लिहाजा हम लिखेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और रिलेशनशिप हमारी सिर्फ टाइम और मोलर मास के दरमियान बनेगी। इसका सोल्यूशन देखिए, हमने लिखा अप्लाइंग ग्राहम्स लॉ और हमने रिलेशनशिप लगा दी जो कि टाइम और मोलर मास की है। THE अपॉन TX इज इक्वल टू अंडर रूट MHE अपॉन MX। THE कितना है 290 और TX 1085 और अंडर रूट के अंदर हीलियम का मोलर मास 4 और MX का निकालना है। हमने पहले लेफ्ट साइड के पूरे फैक्टर को डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0.267 और फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अब यहाँ हम स्टूडेंट की कॉपीज देखते हैं। जरा इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसने डेटा पहले बनाया और उसके बाद इसने ग्राहम्स लॉ का फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फाइनली उसने आंसर निकाल लिया और इसका आंसर आ रहा है 55.9, जो कि एक्यूरेट आंसर के इंतहाई करीब है, लिहाजा ये 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस एक स्टूडेंट की कॉपी देखिए, ये बेस्ट प्रेजेंटेशन है। इसने पहले डेटा बनाया, उसके बाद इसने फार्मूला पुट किया और आंसर निकाल दिया। यहाँ उसने THE TX नहीं लिखा, उसने T1 T2 M1 M2 लिख दिया। ओके, ये भी एक्सेप्टेड है। आप T1 अपॉन T2 भी लिख सकते हैं या THE अपॉन TX भी लिख सकते थे। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, ये भी अच्छी प्रेजेंटेशन है और इसने अलबत्ता फुल फार्मूला लगाया है रेट का V अपॉन T करके और फाइनली इसका आंसर भी बिल्कुल ठीक आ गया है और हमने इसको पूरे 4 मार्क्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं और ये किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ फिर वही सिचुएशन आ गई कि इस सवाल की अगर हम फ्रेगमेंट्स करें तो 3 बन रहे हैं, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन और उसके 2 फैक्टर्स, लेकिन सवाल है 4 मार्क्स का, तो हमें कहीं कुछ ज्यादा लिखना होगा। या तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ज्यादा या फिर फैक्टर्स में थोड़ी डिटेल बता देंगे। देखिए, हमने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी, हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा और 2 फैक्टर साइज ऑफ द कैटाइन एनाइन और चार्ज ऑफ द कैटाइन एनाइन, हमने इनकी एग्जांपल्स भी डाल दी, तो हम यहाँ पे हमने नंबर को कवर अप किया। इस तरह ये 4 मार्क्स मिल जाएंगे इतना लिखने के। अब स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन देखते हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने पहले लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है लेकिन डेफिनेशन कंप्लीट नहीं लिखी। रिमेंबर, लैटिस एनर्जी की 2 डेफिनेशन होती हैं, एक उसको एक्सोथर्मिक वे में बताना होता है, एक उसको एंडोथर्मिक वे में बताना होता है, तो बेहतर है कि आप दोनों डेफिनेशन लिखें। उसके बाद अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो भी इसने कोई प्रॉपर नहीं लिखे। मसलन साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन में इसने पहली लाइन ही गलत लिखी है और ग्रेटर लिख दिया है। इसी तरह से एग्जाम्पल भी पेश नहीं की। हमने इसको 3 मार्क्स दे दिए हैं मगर ये 2 मार्क्स से ज्यादा का नोट नहीं है। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी राइटिंग है, पेन अच्छा इस्तेमाल किया है इसने, मगर लैटिस एनर्जी की उसने दूसरी वाली डेफिनेशन नहीं लिखी। यहाँ पे एग्जामिनर कभी कभार 1 मार्क्स काट सकता है। अब अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो भी इसने प्रॉपर नहीं लिखे, इसको एग्जाम्पल लिखनी चाहिए। यकीनन इसको 3 मार्क्स तक मैक्सिमम मिलने चाहिए, हमने इसको 4 मार्क्स दे दिए। तो इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसने लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है जो कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन इसने फैक्टर्स बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं और राइटिंग भी सही नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ ये शायद कंफ्यूज हो गया है और चैप्टर नंबर 11 में जो बॉर्न हैबर साइकिल से लैटिस एनर्जी निकालनी होती है, ये उसकी एंथैल्पीज को फैक्टर समझ रहा है और उनको इसने यहाँ मेंशन कर दिया है। तो लिहाजा इसको 4 में से मैक्सिमम 1 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा कुछ जा रहा है और ये लिख कुछ और रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट और इस सवाल में एक चॉइस भी आ रहा है।
कि लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन लिखिए। आइए पहले हम लिक्विड क्रिस्टल को बताते हैं कि क्या आंसर लिखना चाहिए। सवाल क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, यानी कि 3 पार्ट बन रहे हैं। पहला पार्ट क्या बन रहा है, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, दूसरा पार्ट इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, तीसरा पार्ट इसकी एप्लीकेशन बताइए। हमने यहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाया है कि पहले लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन लिख दी, फिर इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज लिख दी, उसके बाद इसकी 2-3 एप्लीकेशन लिख दी। तो इस तरह करने से आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट ने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। अभी इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन जिसमें लिक्विड क्रिस्टल के मुतालिक पूछा गया, उसकी एक कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें स्टूडेंट ने पहले लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखी है जो बिल्कुल सही लिखी है, उसके बाद उसने 2-3 एप्लीकेशन लिख दी हैं और 2-3 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, और ये तमाम वो बातें उसने लिख दी हैं जो कि एग्जामिनर की और क्वेश्चन की नीड थी, लिहाजा इसको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दिए गए हैं। इस एक और स्टूडेंट को देखिए, इसने भी बहुत बेहतर लिखा है, पहले लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखी है, फिर प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन लिखी है। प्रॉपर्टीज एक आध और लिखी जा सकती थी, एप्लीकेशन तो बहुत सारी लिखी जा सकती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इसको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस स्टूडेंट को देखिएगा, अच्छा लिखा है, लिक्विड क्रिस्टल की इसने डेफिनेशन लिख दी है और एप्लीकेशन भी और प्रॉपर्टीज भी और कई प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, हमने इसको पूरे 4 मार्क्स दे दिए। इस स्टूडेंट ने भी लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन लिखी है, 2 प्रॉपर्टीज और 2 यूजेस लिखे, लेकिन ये सब प्रॉपर थे इसलिए इसको भी 4 मार्क्स मिल गए। इस स्टूडेंट ने इसका दूसरा ऑप्शन ऑप्ट किया था, जूल थॉमसन इफेक्ट लिखा, अच्छा लिखा हुआ है, जूल थॉमसन इफेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है, और उसके बाद इसने लिंडीज मेथड को भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। एक कमी जो हमें यहाँ पे नजर आई, इसने यहाँ डायग्राम नहीं बनाई, जिसकी वजह से शायद एग्जामिनर इसका एक आध नंबर काट ले और 4 की बजाय 3 मार्क्स दे। बहरहाल हमने इसकी प्रेजेंटेशन को देख के 4 मार्क्स पूरे दे दिए। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने क्वेश्चन को मिड ऑफ दी पेज से शुरू किया है। बेस्ट यही होता है कि पेज के टॉप से शुरू करें ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। और दूसरी बात यह कि इसकी आंसर में कुछ कमी है, मगर ओवरऑल इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और इसको भी 4 मार्क्स मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एन आइडियल गैस, और इसके कॉजेज ऑफ डेविएशन पूछे गए हैं। फिर देखिए, हम याद रखिएगा, जब भी कोई थ्योरी का सवाल आपके पास आए तो पहले अपने तौर पे उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट बन रहे हैं, व्हाट इज आइडियल गैस और उसके कॉजेस ऑफ डेविएशन। देखिए, कॉजेस ऑफ डेविएशन 2 हैं, तो वो 2 पार्ट्स हो गए और एक आइडियल गैस का पार्ट, तो 3 पार्ट बन रहे हैं और क्वेश्चन है 4। तो आपको आइडियल गैस को ज्यादा लिखना चाहिए ताकि वहां आपको 2 मार्क्स एडजस्ट हो जाएं। देखिए, हमने आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी है और उसके कॉजेज बताए हैं, इसमें आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने काफी प्रॉपर प्रेजेंटेशन की है। पहले आइडियल गैस की स्टेटमेंट बताई है, फिर उसके बाद उसने इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा किया है, यानी सपोर्टिंग लाइन लगाई है, और इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद इसने दोनों डेविएशन अच्छे लिखे हैं, कहीं से भी गुंजाइश नहीं है कि इसका कोई 1 मार्क्स लूज किया जाए। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिए, इसने पहले आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद फिर कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये भी इसने लिखने की बेहतर कोशिश की है, मगर इसने ग्राफ भी नहीं बनाया कि यकीनन इसमें से उसका 1 नंबर कट सकता है। हमने इसको पूरे नंबर दे दिए, लेकिन बोर्ड के पेपर में इसमें से 1 मार्क्स इसका लूज हो सकता है। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिए, इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, इसने आइडियल गैस की पहले डेफिनेशन लिखी है, सपोर्टिंग लाइन भी लिखने की कोशिश की है और कॉजेज ऑफ डेविएशन भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राफ अगर और ऐड कर देता तो पूरे 4 मार्क्स मिलने के चांसेस थे। हमारा हमने इसको 4 मार्क्स दे दिए। अब इस स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने आइडियल गैस की डेफिनेशन लिखी है और उसके बाद थोड़ी सी आइडियल गैस की डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है, और उसके बाद इसने ग्राफ भी बना दिया है जिसमें रियल गैस को आइडियल लाइन से डेविएट करते हुए दिखाया है। यहाँ इसको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद उसने दोनों कॉजेज भी लिख दिए हैं, तो इसको पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिले। अच्छी प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये एक न्यूमेरिकल है और ये हैश लॉ का न्यूमेरिकल है। हैश लॉ के न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक टारगेट इक्वेशन होती है जिसका डेल्टा HF निकालना होता है, जबकि 3 गिवन इक्वेशन होती हैं जिनका डेल्टा H दिया हुआ होता है। इन 3 इक्वेशन को मैनिपुलेट करते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेट करते हैं, उनको प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं ताकि टारगेट इक्वेशन बन जाए।
और इस तरह हम उसका डेल्टा एच एफ निकाल लेते हैं। आइए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात क्या हो रही है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट इक्वेशन में कार्बन के साथ 3 लगा हुआ है। फिर इक्वेशन नंबर 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट इक्वेशन में हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को रिवर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि टारगेट इक्वेशन में C3H6O हम राइट हैंड साइड पर लिखा है। उसके बाद इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो जरा देखिएगा, जब तीनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू आ गई -224 किलो जूल पर मोल, और ये इसका आंसर है। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने तमाम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन को मेंशन किया है, उसके बाद उसने तीनों इक्वेशन को ऐड किया है और आंसर भी बिल्कुल सही आ गया है, लिहाजा ये 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करता है। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने भी तमाम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड किया है और इसका आंसर ट्रू आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है, लिहाजा ये भी 4 मार्क्स के लिए डिजर्व करेगा। अलबत्ता इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी कमजोर है, इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिए, इसने प्रेजेंटेशन तो अच्छी दिखाने की कोशिश की है, मगर एक ब्लेंडर इसने की हुई है, और वो ये कि डेल्टा एच की वैल्यूज को इक्वेशन के एंड पर नहीं लिखा, जो कि 3 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन के एंड पर लिखना होता है, एंड देन फाइनली जब तीनों को ऐड किया तो जवाब उसका ट्रू आंसर से मैच कर रहा है। एग्जामिनर जवाब को देख के इसको 4 में से 4 मार्क्स पूरे दे देगा। अलबत्ता इसको थोड़ी सी अपनी प्रेजेंटेशन में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल डाल्टन लॉ से रिलेटेड है। इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है, जबकि मिक्सचर में ऑक्सीजन के 4.25 मोल हैं और हीलियम के 12 मोल हैं। गैसों के इस मिक्सचर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर दिया हुआ है 20 डेसीमीटर क्यूब, ऑक्सीजन के मोल्स 4.25, हीलियम के मोल 12। तो सबसे पहले हम टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे। इसके लिए जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, PV = nRT। क्योंकि हमें टोटल प्रेशर निकालना है, लिहाजा P की जगह हम लिखेंगे PT और N के बदले हम लिखेंगे NT। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टोटल प्रेशर निकालना है, लिहाजा हमने इसको अलग कर लिया और वॉल्यूम को दूसरी साइड पर ले गए। यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। NT कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन के 4.25 मोल है, जबकि हीलियम के 12 मोल हैं। इन दोनों को प्लस कर दिया, इसे कहते हैं NT, और इस टोटल प्रेशर को हम लेफ्ट पर लिख देते हैं। और अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है PO2/PT = NO2/NT। यहाँ PO2 निकालना है, जबकि PT 19.88 है और NO2 4.25 है, जबकि NT 16 कैसे आ गया? 12 + 4.25। जब इन तमाम वैल्यूज को हम कैलकुलेटर में इंसर्ट करेंगे, वी गेट द आंसर 5.19 एटमॉस्फेयर। और अब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। और पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे निकालते हैं? डाल्टन्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे कि PT = PO2 + PHE। PT है 19.88 और PO2 भी हम निकाल चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही हैं। PHE इसमें से निकालना है तो 5.19 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और PHE इस तरह निकल आएगा 14.68। तो ये तो था इसका एक्चुअल प्रेजेंटेशन। अब आइए हम स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन भी देखते हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिए कि बेस्ट प्रेजेंटेशन है, ऐसी प्रेजेंटेशन ही होनी चाहिए। इसने पहले डेटा बनाया, तमाम गिवन चीजें और रिक्वायर्ड चीजें डेटा में लिख दी। उसके बाद फिर इसने ऑक्सीजन का प्रेशर निकालने के लिए जनरल गैस इक्वेशन को अप्लाई किया। उसके बाद इसने हीलियम का प्रेशर निकालने के लिए जनरल गैस को अप्लाई किया और फिर इन दोनों प्रेशर को ऐड करके टोटल प्रेशर निकाल लिया। इन तीनों के आंसर एग्जामिनर के पास मौजूद आंसर से मैच कर रहा है, लिहाजा 4 मार्क्स के लिए ये डिजर्व करता है। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, ये भी बेस्ट प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छे से इसने लिखा है। इसका आंसर एग्जामिनर के आंसर से मैच कर रहा है, एक नंबर भी काटने की गुंजाइश नहीं है। इसको 4 में से 4 मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीजंस का है। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन रीजन का जरूर आता है। रीजन के क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं आते, बल्कि किताब के किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक से इंसर्ट हो सकते हैं। लिहाजा स्टूडेंट की नजर में ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। बहरहाल आपको मैं बताऊं कि अगर कोई रीजन को अटेम्प्ट करना भी चाहे तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके साथ स्टेरिक्स लगे हुए हैं, इनके पास कोई नंबर नहीं लगा हुआ, लिहाजा आपको चाहिए कि रीजन की हेडिंग बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, फिर उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगे ताकि पता चल जाए कि जो आपने आंसर लिखा है वो कौन से रीजन का है। ये आपके पास चॉइस है कि इन तमाम रीजन में से किसी को भी आप पहले या बाद में कर सकते हैं, मगर आपको उनकी हेडिंग जरूर लिखनी होगी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कि रीजन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो इस पूरे रीजन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उन्हें आपको अंडरलाइन करना चाहिए ताकि चेक करने वाला देख ले कि आपका माइंड किस तरफ जा रहा है और आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। मसलन एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये हीट जब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की कम होती है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो इनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। क्या कहा मैंने? जब आप किसी रीजन का आंसर लिख रहे हो तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दें ताकि चेक करने वाले की नजरें उस एरिया में चली जाएं और वो समझ जाए कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि जरूरी नहीं है कि आप फुल रीजन लिखें, आपका टाइम या सेकंड जाया हो रहे हैं। जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन इज मोर फास्टर इन गैसेस देन लिक्विड, आप बस इतना लिख दें डिफ्यूजन इज मोर और आगे डॉट 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 कर दें। इससे क्या होगा, चेक करने वाला समझ जाएगा आप कौन से रीजन का जवाब दे रहे हैं। और फिर वही बात कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। मसलन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसका कीवर्ड है जिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे। ये एक और रीजन, इतना बड़ा रीजन है, टाइम जाया होगा। आप सिर्फ क्या लिख देंगे, वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद जब आप इसका आंसर लिख रहे हो तो आप कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे। इसका जो कीवर्ड है वो है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो इस कीवर्ड को देखकर आपको नंबर मिल सकते हैं। नाउ द रीजन देखिए, फूड टेक लॉन्गर टाइम टू कुक एट हाई अल्टीट्यूड। इसका कीवर्ड है हायर एल्टीट्यूड पर प्रेशर ऑफ एयर 760 से कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, तो फूड को फुल एनर्जी नहीं मिलती और वो देर से कुक होती है। तो ये नेक्स्ट रीजन भी आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है लंदन फोर्सेस, मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होता है क्योंकि उसमें वीक लंदन फोर्सेस होती हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जरा इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिए, इसने वही मिस्टेक की है जो अभी हम आपको बता रहे थे कि इसने रीजंस के आंसर लिखे हैं मगर उनकी हेडिंग नहीं बनाई। अगर आप रीजन के आंसर की हेडिंग नहीं बनाएंगे तो ये चेक करने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये वाला आंसर किस रीजन का है। दूसरी बात, इसने यहाँ पे कीवर्ड्स को हाईलाइट भी नहीं किया। ये दो मिस्टेक्स हैं। हमने इसको 4 में से 3 मार्क्स दिए हैं लेकिन शायद ये 2 मार्क्स पे भी जा सकता है, हालांकि इसने तमाम आंसर सही लिखे हैं। इस एक और स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसकी प्रेजेंटेशन खासी बेहतर है और इसने पहले रीजंस को हेडिंग बनाया है और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है, मगर इसने कीवर्ड को हाईलाइट नहीं किया। इसके नंबर कटने के चांस हो सकते हैं, अलबत्ता हमने इसको 4 में से 4 मार्क्स पूरे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि डिफाइन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस कैटलिस्ट विद एग्जांपल ऑफ ईच। अगर हम इसको 4 नंबर के लिए स्प्लिट कर दें तो होमोजीनस कैटलिस्ट के 2 नंबर होंगे और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के 2 नंबर होंगे। तो 2 नंबर के लिए आपको दोनों की एक एक डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ एक एक एग्जाम्पल लिखनी है, यानी कि इक्वेशन, तो आपको नंबर पूरे मिल सकते हैं। मसलन देखिए, हमने होमोजीनस कैटलिस्ट हेडिंग बनाई, उसकी डेफिनेशन लिख दी और उसका रिएक्शन लिख दिया। हेट्रोजीनस कैटलाइसिस हेडिंग बनाई, डेफिनेशन लिखी और उसका रिएक्शन लिख दिया, और जो कीवर्ड थे उनको अंडरलाइन कर दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन कैसी है। ये एक स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इस स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की हुई है। इसने क्वेश्चन नंबर 14 पेज के बिल्कुल बॉटम से शुरू किया है, होमोजीनस कैटालाइसिस। इस तरह ये क्वेश्चन इसका असेस होने से स्लिप हो सकता है और 4 मार्क्स से ये महरूम हो सकता है। हमेशा कोशिश कीजिए जब भी नया क्वेश्चन शुरू करें वो पेज के टॉप से स्टार्ट करें। इसने होमोजीनस हेट्रोजीनस कैटालाइसिस को अच्छा लिखा है, 4 में से 4 मार्क्स इसको पूरे मिले। इस स्टूडेंट की बेस्ट प्रेजेंटेशन है। इसने पहले होमोजीनस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन किया है एंड देन उसकी एक एग्जांपल लिख दी है। बिल्कुल ऐसे ही इसने हेट्रोजीनस कैटालाइसिस के लिए भी किया है। 4 मार्क्स डिजर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चॉइस के साथ न्यूमेरिकल भी पूछा गया है और ये रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन के न्यूमेरिकल में 2 रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई होती है और रेट दी हुई होती है, जिसकी बुनियाद पे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। एक्चुअली ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये, इसको हमें हॉरिजेंटल देखना होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है एंड देन ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन
जब हम इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन को वर्टिकल देखते हैं और रेट इससे कंपेयर करवाते हैं और ये देखते हैं कि एक ही कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चेंज हो रही है। देखिएगा 0.1 से 0.2 थर्ड एक्सपेरिमेंट में चेंज हो रही है, तो उसका जो रेट है उसे भी हम 3 से 12 में देखेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक ही कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से 0.2 डबल हो रही है और रेट 3 से 12 4 टाइम हो रही है। हम इसे वर्डिंग में लिखते हैं। हमने क्या लिखा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड द रेट इज 4 टाइम। और फिर हम इसकी रिलेशनशिप मैथमेटिकल लिखते हैं। क्या लिख दिया हमने, आर एल्फा ए की पावर 2। उसके बाद अब हम बी की कॉन्सेंट्रेशन और रेट में कंपैरिजन करवाते हैं। तो अब जरा देखिए, बी में 0.1 से 0.3 3 टाइम चेंज आ रही है और रेट में 3 से 9 यहाँ भी 3 टाइम रेट आ रही है। तो हम इसको वर्डिंग में लिखेंगे कैसे, when the concentration of B is 3 time, the rate is also 3 time। उसके बाद हम इसे मैथमेटिकल रिलेशन में लिख देंगे, R अल्फा B की पावर 1। देन फिर क्या करते हैं, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन कर लेते हैं और इससे रेट लॉ बनाते हैं। क्या बना रेट लॉ, R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 B की पावर 1। फिर इन दोनों पावर को प्लस कर देंगे और इस तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। इतना आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मगर इस क्वेश्चन में एक सवाल और पूछा गया है और वो ये है कि रेट कांस्टेंट भी निकालें। तो हमारी पहली हेडिंग थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मुकम्मल हो गया। अब हमारी दूसरी हेडिंग होगी रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हम तीनों एक्सपेरिमेंट में से, देखिए हॉरिजेंटल एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते। लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट 1 से हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें रेट लॉ का फार्मूला लगा देंगे। क्या रेट लॉ का फार्मूला है, R इज इक्वल टू के ए की पावर 2 B की पावर 1। और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। R की वैल्यू कितनी है, पहले एक्सपेरिमेंट में देखिए जरा ऊपर डेटा में 3 × 10 की पावर -3। इसी पहले एक्सपेरिमेंट में A की वैल्यू 0.1 है और B की वैल्यू भी 0.1 है। उसके बाद हम इसमें से K को अलग कर लेते हैं, तो 3 × 10 की पावर -3 डिवाइड हो जाएगा एंड देन इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे और K आ जाएगा जो कि है 0.3 M-2 S-1। आइए अब जरा स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन देखते हैं। इस स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन बहुत सही लिखी है, तमाम रिक्वायरमेंट को उसने पूरा किया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसने निकाल लिया इज इक्वल टू थर्ड ऑर्डर, मगर अनफॉर्चुनेटली इसने रेट कांस्टेंट नहीं निकाला, यानी न्यूमेरिकल आधा किया है, दूसरा शायद करना भूल गया या आता नहीं होगा, तो इसको 4 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। एक और स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन देखें, इसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाला है और रेट कांस्टेंट भी निकाला है और बिल्कुल सही करने की कोशिश की है। एक जगह पे गलती हो गई, वो क्या, रेट की वैल्यू ये लिख रहा है 3 जबकि वैल्यू है 3 × 10 की पावर -3। डेटा में देखिए वैल्यू है 3 × 10 की पावर -3। इस तरह इसका के गलत आ गया और हमने इसको 4 मार्क्स दे दिए। मेहरबानी करके इम्तिहान में इसको 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में उसने एक मिस्टेक की। अब देखिए इसकी कितनी मामूली सी मिस्टेक है कि वो डेटा में सही देख ही नहीं सका कि रेट 3 × 10 की पावर -3 है, जबकि वो और उसने 3 लिख दी। इस तरह आंसर गलत हो गया। आंसर जब गलत हो तो नंबर कट जाते हैं। तो बी केयरफुल, होशियारी के साथ हमें अपने ये सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। तो अब सेक्शन सी शुरू करते हैं। सेक्शन सी में 3 गिवन क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 16 मार्क्स होते हैं। 8 मार्क्स के 2 पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2 फैक्टर्स टेम्परेचर और रेडिएशन की डिटेल पूछी जा रही है। तो इस पार्ट में 8 मार्क्स की जस्टिफिकेशन इस तरह होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन के 2 मार्क्स रख लें, टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के 3 मार्क्स और रेडिएशन को डिस्क्राइब करने के 3 मार्क्स। तो देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे प्रेजेंट किया है। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है और 2 मार्क्स गेन करने के लिए उसने रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला भी लिख दिया है और यूनिट भी लिख दी है। फिर उसके बाद उसने टेम्परेचर को बताना शुरू किया है और उसने टेम्परेचर में एनर्जी ग्राफ भी बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री केल्विन रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस क्यों हो जाती है। और फिर उसके बाद उसने रेडिएशंस का जिक्र शुरू किया है। नेक्स्ट पेज पर उसने रेडिएशन को फर्दर रिएक्शन के जरिए एक्सप्लेन करना चाहा है, मगर इसने यहाँ ये रिएक्शन गलत लिख दिया है। बाकी इसने ऑल टुगेदर अच्छा इंप्रेशन डाला है, तो एग्जामिनर ने इसका 1 नंबर काट लिया और उसको 8 में से 7 मार्क्स दिए गए हैं। एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसकी प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, इसकी राइटिंग तो अच्छी है, इसने हेडिंग्स भी बनाई हैं मगर नोट्स पूरा नहीं लिखा।
रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ उसने ना फार्मूला लिखा, ना यूनिट लिखी, और टेम्परेचर में ना उसने एनर्जी ग्राफ बनाया है, और ना ये एक्सप्लेन किया है कि एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों हो जाती है। और रेडिएशन का टॉपिक भी इसने इनकम्प्लीट रखा है। इसको 8 में से 3 मार्क्स दिए गए हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, इसकी इंक का कलर भी अच्छा है, और इसने रेट ऑफ रिएक्शन की बिल्कुल ट्रू डेफिनेशन लिखी है, उसका फार्मूला भी लिख दिया है। पहला फैक्टर टेम्परेचर को इसने अच्छा एक्सप्लेन किया है और एनर्जी डायग्राम भी बनाई है। जबकि यहाँ से वो क्या गलती की है, दूसरा फैक्टर टोटली लिखा ही नहीं, यानी पूरे 3 मार्क्स सेकंड फैक्टर के गए इसके, तो मैक्सिमम इसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन और रियल इक्वेशन के मुतालिक न्यूमेरिकल पूछा गया है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि 2 मोल ऑक्सीजन गैस के हैं जो कि 15 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम फ्लास्क में मौजूद हैं, और इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें प्रेशर कैलकुलेट करने का पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, 2 मोल गैस के हैं, हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 15 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो ये लिख दिया 15.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, हमने इसमें 273 ऐड कर दिए, 310 केल्विन आ गया। जबकि प्रेशर इसका निकालना है। अब सवाल में पूछा क्या जा रहा है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि गैस बिहेव एज आइडियल, तो इसके लिए हम जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें से V को दूसरी तरफ ले जाएं तो P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। यहां हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जरा देखिएगा, मोल्स दिए हुए हैं 2, R की वैल्यू 0.082 होती है, और टेम्परेचर 300 केल्विन है, जबकि वॉल्यूम है 15.5 डेसीमीटर क्यूब। जब हमने कैलकुलेट किया तो प्रेशर आ रहा है 3.28 एटमॉस्फेयर। अब देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, गैस बिहेव एज नॉन आइडियल, तो हमने इसके लिए वेंडर वॉल इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वेंडर वॉल इक्वेशन क्या है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे राइट हैंड साइड पर डेटा में देखिए हमें तमाम चीजें दी हुई हैं। प्रेशर निकालना है, जबकि A की वैल्यू 1.36 डेसीमीटर क्यूब है, और n क्योंकि 2 मोल है तो n का स्क्वायर 4 हो जाएगा। वॉल्यूम 15.5 डेसीमीटर क्यूब था, इसका स्क्वायर लगा दिया। सेकंड ब्रैकेट में देखिएगा 15.5 वॉल्यूम है, 2 नंबर ऑफ मोल है, और 0.038 B की वैल्यू है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है। और यही बात तो वेंडरवॉल इक्वेशन बताती है। आइए अब कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज देख लेते हैं। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसने पहले डेटा बनाया, उसके बाद पहली हेडिंग बनाई व्हेन द गैस बिहेव आइडियली, जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला लगाया और प्रेशर निकालिया 3.28। फिर उसके बाद इसने हेडिंग बनाई व्हेन द गैस बिहेव नॉन आइडियली, वेंडरवॉल इक्वेशन लगाई और उसका भी आंसर निकाल लिया। और ये देखिएगा इसने दोनों आंसर 3.28 निकाले हैं, जबकि एक आंसर 3.27 है और एक आंसर 3.28 है, लेकिन हमने पूरे 8 मार्क्स दे दिए हैं। तो मैं फिर एक दफा बताऊं, कैलकुलेशन का बड़ा ख्याल रखा करें और कैलकुलेटर को प्रॉपर तरीके से यूज किया करें। इस स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसकी बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। इसने डेटा बनाया, उसके बाद इसने दोनों हेडिंग्स बनाई और दोनों आंसर निकाले। एक प्रेशर आ रहा है 3.28 एटमॉस्फेयर, जबकि दूसरा प्रेशर आ रहा है 3.27 एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ट्रू आंसर है, बेस्ट प्रेजेंटेशन है, कहीं से भी 1 मार्क्स काटने की गुंजाइश नहीं है। 8 में से पूरे 8 मार्क्स को दिए जा रहे हैं। हैस लॉ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट की कॉपी देखिए, इसने हैस लॉ की स्टेटमेंट तो लिख दी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी नहीं लिखी, डायग्राम भी नहीं बनाई, और इसने एप्लीकेशन भी प्रॉपर नहीं लिखी। एक्चुअली हैस लॉ की 3 एप्लीकेशन है, एक तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, दूसरी हीट ऑफ रिएक्शन और तीसरी बॉर्न-हैबर साइकिल। इसने बॉर्न-हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बाकी एप्लीकेशंस इसने नहीं बताई, लिहाजा इसको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं आउट ऑफ 8। इस स्टूडेंट को देखिए, इसकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन तो अच्छी है, लेकिन ना तो इसने हैस लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है और ना ही इसने एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन के नाम लिख दिए हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एंड बॉर्न-हैबर साइकिल। जबकि हर पॉइंट जो इसने लिखा है वो एक हेडिंग है, उसके अंदर वर्डिंग्स करनी होंगी, तब जाके 8 मार्क्स मिलेंगे। इस स्टूडेंट की कॉपी को देखिएगा, इसकी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसने पहले हैस लॉ की डेफिनेशन लिखी है, ऑल्टरनेट डेफिनेशन नहीं लिखी, उसके बाद उसने हैस लॉ को एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे फिर देखिएगा, इसने भी हैस लॉ की
एप्लीकेशन ढंग से नहीं लिखी है, बस इतना लिख दिया है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन। अलबत्ता इसको हर एक की डिटेल लिखनी होगी, तब जाके इम्तिहान में इसके नंबर पूरे 8 में से 8 मिल सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन 4 का बी पार्ट, जिसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये लैटिस एनर्जी निकालने का न्यूमेरिकल है, ये बॉर्न-हैबर साइकिल का न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं? तमाम जो एंथैल्पीज दी हुई हैं पहले उनको डेटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर बॉर्न-हैबर साइकिल का फॉर्मूला लिखते हैं। इस फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसमें से लैटिस एनर्जी को सेपरेट कर लेते हैं, और इस तरह ये आंसर आ रहा है -692 किलो जूल पर मोल। इस एक स्टूडेंट को देखिए, इसने बहुत बेहतर लिखा है। पहले क्या करा है, तमाम एंथैल्पीज की एन वैल्यूज को डेटा की शक्ल में मैनेज किया है। उसके बाद इसने बॉर्न-हैबर साइकिल का फार्मूला लगाया है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और आंसर निकाल दिया। मगर आंसर इसने प्लस में निकाला है, माइनस में नहीं निकाला, जिसकी बुनियाद पे इसका एक नंबर कट गया और उसको 8 में से 7 मार्क्स मिले। एक और स्टूडेंट की कॉपी देखिएगा, इसने अच्छा वर्क किया है, डेटा बनाया है, तमाम एंथैल्पीज की वैल्यूज उसमें एक जगह जमा की हैं, फिर बॉर्न-हैबर साइकिल का फार्मूला लगाकर वैल्यूज इंसर्ट की हैं और आंसर निकाला है। पूरे 8 मार्क्स मिल गया इसको। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं। इसके ए पार्ट में पूछा जा रहा है कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है। इसकी एक डेरिवेशन पूछी गई है और इसकी एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करें तो स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के 2 मार्क्स रख लें, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स रख लें और 2 एप्लीकेशन के 4 मार्क्स रख लें। इस तरह मिलाकर हम इसको 8 मार्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर कोई स्टूडेंट स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ को तो 2 सफ़े का लिख दे, लेकिन वो इसकी एप्लीकेशन ही ना लिखे, तो डेफिनेटली नंबर तो फिर कटेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट ने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। इस स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है। डाल्टन्स लॉ की पहले इसने स्टेटमेंट लिखी है, फिर एक्सप्लेनेशन बहुत जबरदस्त तरीके से, अच्छी तरीके से लिखी है, फिर फार्मूलेशन ऑफ लॉ भी लिख दिया है। मगर इतना अच्छा लिखते लिखते एंड पर इस स्टूडेंट ने क्या हरकत की, एप्लीकेशन ही नहीं लिखी। अब भाई एप्लीकेशन नहीं लिखोगे तो उसके नंबर तो कटेंगे। हो सकता है एप्लीकेशन के किसी एग्जामिनर ने 4 मार्क्स रखे हुए होते या 3 रखे हुए होते। बहरहाल हमने इसको एप्लीकेशन ना लिखने के सिर्फ 2 मार्क्स काटे हैं और 8 में से 6 मार्क्स दे दिए हैं। रिमेंबर, सवाल के जितने भी पार्ट होते हैं ना, वो हर एक को लिखना होता है, चाहे थोड़ा लिखो लेकिन लिखना सबको होता है। इस एक और स्टूडेंट को देखिए, इसने डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी है, फिर एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, उसके बाद फार्मूलेशन ऑफ लॉ भी लिखा है और उसके बाद इसने 2 एप्लीकेशन भी लिखी है। यानी इसने पूरा मुकम्मल नोट लिखा है और अच्छा लिखा है, लिहाजा इसको 8 मार्क्स पूरे मिले हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन के पार्ट बी में डिफरेंसेस पूछे गए हैं। सुनिए, यहाँ पे 2 डिफरेंस पूछे गए हैं ना, तो एक डिफरेंस होगा 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के डिफरेंस के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। मसलन इस स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, पहला पॉइंट शेप के मुतालिक, फिर मेल्टिंग पॉइंट, सिमेट्री और क्लीवेज, पूरे नंबर इसको 4 मार्क्स मिल गए। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पे भी इसने डिफरेंस लिखा है, 4 मार्क्स पूरे मिल गया क्योंकि इसने 4 पॉइंट लिख दिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाकर ये बताने की कोशिश की है कि कहाँ नंबर कटते हैं और कहाँ नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो आप इससे लर्न कीजिएगा और अपनी तमाम उन कोताहियों को और गलतियों को करेक्ट कीजिएगा ताकि आप इम्तिहान में एक कॉन्फिडेंस के साथ अपेयर हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।